सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के बारे में। ये कहानी है कुछ अमीर लोगों की जो फंस जाते हैं एक टापू पे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि इन्हें सिर्फ खाना खाने के लिए भी सोना पड़ता है दूसरों के साथ। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे मेल मॉडल्स को देखते हैं। एक आदमी एक एक करके इनका इंटरव्यू ले रहा है। सबसे पहले वो जाता है पहले लड़के के पास और उससे पूछता है कि एक मॉडल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तब वो कहता है कि गुड लुक्स। तभी आदमी पहुंचता है कार्ल नाम के लड़के के पास और कार्ल से सवाल पूछना शुरू करता है कि दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, एक स्माइली मॉडल्स और एक थोड़े सीरियस वाले। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। कार्ल उसके सवाल को समझ जाता है और कहता है कि जो स्माइली मॉडल्स होते हैं वो सस्ते ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, मगर जो सीरियस मॉडल्स होते हैं वो महंगे महंगे ब्रांड्स के लिए काम करते हैं। तभी आदमी बताना शुरू करता है कि मॉडल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके पास अच्छे लुक्स होने चाहिए और आपको चलना आना चाहिए। मॉडल होना इससे बड़ी बात है। वो सबको कहता है कि अपने लुक्स दिखाना शुरू करो। वो कार्ल को पूछता है कि तुम कौन से मॉडलिंग के लिए आए हो। वो कहता है सीरियस वाला, क्योंकि मेरा ग्रम्पी लुक है। वो कहता है दिखाना शुरू कर। ये लोग फोटो खींचते हैं और सब अपना अपना लुक्स दिखाते हैं। थोड़ी देर के बाद कार्ल को बुलाया जाता है ऑडिशन के लिए। अंदर जाने के बाद ये लोग कहते हैं कि हमें चल के दिखाओ। जब कार्ल चलता है तब उसकी चाल किसी को भी पसंद नहीं आती। जजेस में से एक आदमी बाहर आता है और रिदम पे उसे चल करके बताता है। तब कार्ल दोबारा चलता है। फिर ये लोग कहते हैं कि तुम्हें अपने ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को रिलैक्स करना पड़ेगा। कार्ल कहता है कि ट्रायंगल ऑफ सैडनेस क्या होता है। वो बताते हैं कि तुम्हारे जो दोनों आईब्रोज हैं उसके बीच में जो जगह है उसे ट्रायंगल ऑफ सैडनेस कहते हैं। उसे अगर तुमने रिलैक्स नहीं किया तब तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। वो हर एक फोटो में नजर आएगा। कार्ल को समझ में आ जाता है कि वो रिजेक्ट हो चुका है। वो अपने फाइल को लेकर के चला जाता है बाहर। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है एक बहुत ही बड़े फैशन शो में और जाकर के बैठ जाता है। मगर यहाँ के लोग बार बार आते हैं और आगे वालों को पीछे भेजते रहते हैं, खास करके कार्ल को, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कार्ल कौन है। जैसे जैसे ये शो शुरू होता है कार्ल अपने आप को सबसे पीछे पाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक मॉडल की एंट्री होती है जिसका नाम है आया। सब उसे देख करके तालियां बजाते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि आया कार्ल की गर्लफ्रेंड है और एक मॉडल होने के साथ साथ वो इन्फ्लुएंसर भी है, वो भी सक्सेसफुल। सब लोग उसे लाइमलाइट में लेकर के आते हैं। जैसे ये शो खत्म होता है कार्ल और आया दोनों जाते हैं डिनर पे। ये अच्छा समय साथ बिता रहे होते हैं। तभी यहाँ का वेटर ला करके बिल को रखता है नीचे। बिल को देखने के बाद आया अपने फोन में लग जाती है ताकि उसे बिल ना भरना पड़े। तब कार्ल धीरे धीरे बिल को टच करता है ताकि आया इसे देखे और रिएक्ट करे। आया इस तरफ देखती भी है और कार्ल को कहती है थैंक यू। वैसे प्रिटेंड कर रही है कि जैसे कार्ल बिल को भरने वाला है। कार्ल थोड़ी देर के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम चाहती हो कि मैं बिल भर, तुमने पहले ही थैंक यू बोल दिया, जैसे कि तुम्हें पता है कि बिल मैं ही भरूंगा। तभी आया कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, हर बार बिल तुम भरते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम बिल को स्प्लिट करेंगे। चलो बताना शुरू करो कि तुमने कितना खाना खाया है और कितनी ड्रिंक्स तुमने ली है, हम बराबर पैसों को बांटते हैं। इन बातों को सुनने के बाद अब कार्ल कहीं ना कहीं शर्माने लगता है और कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने कल रात में मुझे कहा था कि तुम डिनर पे लेकर के चलो, इसका मतलब यही होता है कि तुम पे करोगे। मैं वही सोच रहा था। याया अब और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुमने पहले बिल को छुआ तो मुझे लगा कि तुम भरने वाले, इसलिए मैंने शुक्रिया अदा करा। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। याया कहती है कि मैं यहाँ से जा रही। जैसे ही वो खड़ी होती है कार्ल उसे रोकता है। इसे देखने के बाद बाकी लोग भी उनकी तरफ देखने लगते हैं। याया कहती है कि तुम मुझे इसलिए नहीं जाना देना चाहते क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं बिल भरूं। ठीक है, मैं ही बिल भर देती। कार्ल उसे रोकता है मगर याया अपने कार्ड को निकाल करके देती है वेटर को। कार्ल अब मना रहा है याया को। थोड़ी देर के बाद वेटर कहता है कि मैम आपका कार्ड काम नहीं कर रहा। इन चीजों को देखने के बाद कार्ल अपना कार्ड देता है और फाइनली पैसे उसे ही भरने पड़ते हैं और याया कुछ भी नहीं बोल। थोड़ी देर के बाद बाहर आकर के बैठ जाते हैं ये लोग कैब में। कार्ल अभी भी इस बारे में बात करना चाहता है। वो याया को कहता है कि आखिर ये इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे हर बार पे करना चाहिए क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, ये जेंडर की समस्या है। याया कहती है कि नहीं, मैं पैसों के बारे में बात नहीं करना चाहती, ये सबसे बुरी चीज है। अगर रिलेशनशिप में पैसा आ गया तो समझ लो कि वो रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। ये सबसे अनसेक्सी चीज है, इसीलिए मैं पैसों के बारे में कभी भी बात नहीं करते। कार्ल कहता है कि जब हमारी शुरुआत हुई थी तब हमने यही निश्चय किया था कि हम बेस्ट फ्रेंड बन करके रहेंगे और बेस्ट फ्रेंड्स में यही होता है, वो पैसों की बातें करते हैं और बिल्स को भी स्प्लिट करते हैं। सब चीज बराबरी का होता है। इन बातों को सुनने के बाद आया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम अपने आप को बेस्ट फ्रेंड समझते हो तो इस बात को अपनी मोटी बुद्धि में डाल लो कि मैं बेस्ट फ्रेंड्स के साथ नहीं सोती। अब आया का फ्लैट आ चुका है। वो गाड़ी रुकवाती है और चली जाती है बाहर। उसके जाने के बाद कैब ड्राइवर कार्ल को कहता है कि तुम्हें लड़ने आना चाहिए। अगर आज तुम नहीं लड़े और उसकी सारी बातें मान ली तब जिंदगी भर के लिए तुम उसका गुलाम बन जाओगे। जाओ और जा करके लड़ो। अगर वो सच में तुम्हारे लिए मायने रखती है तो उसे जा करके बताओ। कार्ल आता है आया के पास और लिफ्ट के अंदर ये लोग बातें करना शुरू कर देते। कार्ल कहता है कि मुझे पे करना अच्छा लगता है। जब भी हम बाहर डिनर पे जाते हैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं पे करूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ATM कार्ड। तभी आया भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ।
मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी तुम्हें डिनर्स पे लेकर के जाता, उसके साथ साथ तुम मेरे होटल रूम में रहते हो। कार्ल कहता है कि हर बार डिनर के लिए मैंने पे किया है और एक बार मैंने पैसे दिए थे। जब वहाँ से $50 वापस आया तुमने उन पैसों को भी रख लिया। इन बातों को सुनने के बाद याया $50 निकालती है और दे देती है कार्ल को। फिर उसे कहती है कि आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना और मेरे कमरे में भी मत आना। कार्ल चिल्लाते रहता है मगर वो लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देती है। कार्ल चला जाता है अपने कमरे में। थोड़े समय के बाद वो आती है उसके पास और उससे माफी मांगती है। कहती है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करना चाहूंगी कि मैं एक मैनिपुलेटिव लड़की, मैं बहुत ही ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाती हूँ। मेरा कभी भी मन नहीं था कि मैं पे करूँ, मैं तुमसे ज्यादा कमाती लेकिन मैं कभी भी पे नहीं करना चाहती। मैं अपने पैसों को संभाल करके रखना चाहती सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरा ख्याल रख सकते हो या नहीं। अभी मैं जवान हूँ और खूबसूरत, तब मैं पैसे कमा रही, कल मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मेरा पूरा का पूरा करियर खत्म हो जाएगा, तब मेरा ख्याल कौन रखेगा। इसीलिए मैं इस बात की पुष्टि करना चाहती हूँ कि तुम मेरा ख्याल रख भी सकते हो या नहीं। कार्ल भी अब इन सारी बातों को समझ रहा है। जैसे कि याया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसे मैनिपुलेट करना पसंद है। वो अपने शब्दों के जाल में लड़कों को फंसाती है और आज भी वो वही कर रही है। वो डिफेंड कर रही है अपने सारे एक्शंस को। वो कार्ल से ज्यादा पैसे कमाती है फिर भी अपने पैसों को बचाती है और कार्ल के सारे पैसों को उड़ाती है। कार्ल कहता है कि हमारा पूरा का पूरा रिश्ता तुम्हारे लिए बस एक व्यापार है। तुम मेरे साथ स्टोरीज इसीलिए लगाती हो ताकि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ सके और अपने इन्फ्लुएंसर वाली इमेज को तुम बना करके रख सको। हमारे रिश्ते की मदद से अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो तुम हो। इन बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं याया हंसने लगती है क्योंकि उसे भी ये सच्चाई पता है। तब कार्ल भी हंसता है। उसे भी पता है कि क्या सच्चाई है इस औरत की, मगर वो उसके साथ ही रहना चाहता है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। कार्ल कहता है कि शायद तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करती मगर मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा लूंगा। याया हंसने लगती है। ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर याया को इनविटेशन आता है एक बहुत ही बड़े क्रूज से। वो लोग चाहते हैं कि याया उनके क्रूज को प्रमोट करे कि अंदर की लाइफ कितनी लग्जरियस। याया अपने साथ कार्ल को भी लेकर के जाती है ताकि वो उसकी फोटोज खींचे। यहीं पर हम पूरे क्रू को देखते हैं जिन्हें लीड करती है पौला नाम की लड़की। वो सबको कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सारे बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और अमीर लोग बदतमीज होते हैं, तो तुम्हें उनकी बदतमीजियों को सुनना पड़ेगा। उन्हें एहसास दिलाओ कि वो सच में अमीर है और जब उन्हें इस बात का एहसास होगा वो तुम्हें मोटे मोटे टिप देंगे और टिप से ही हमारा घर चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं याया और कार्ल को। जब ये दोनों ऊपर होते हैं तब याया कार्ल को कहती है कि वो उसकी फोटोज खींचे। वो फोटोज खींचने लगता है। तभी क्रू का एक लड़का अपने कपड़े उतारता है जिसे देखने के बाद याया मुस्कुराती है और उसे घूरने लगती है। ये बात कार्ल को पसंद नहीं आती, याया ऐसा क्यों कर रही है, मगर याया इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती। कार्ल आता है नीचे और पौला से कहता है कि उसे एक वेडिंग रिंग चाहिए। वो उसे बहुत सारे कलेक्शन दिखाती है। एक रिंग पसंद आती है कार्ल को। पौला कहती है कि 28,000 यूरोज का है। इन बातों को सुनने के बाद अब कार्ल की हालत खराब हो जाती है। वो शांत हो जाता है। तब पौला पहुंचती है कैप्टन के पास। वो कहती है कि कैप्टन को बाहर आना पड़ेगा मगर वो बाहर नहीं आता। थोड़े समय के बाद हम सारे लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं। यहीं पर एक रशियन आदमी है जिसका नाम है दिमित्री। यहाँ पर उसकी पत्नी है जिसका नाम है वीरा, मगर पत्नी होने के बाद भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के आया है क्रूज पे। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है लुडमिला और उसके सामने एक कार्ल और याया अपने खाने की प्लेट को सामने रखती है और फोटो खींचने के बाद हटा देती है। दिमित्री को यह बात समझ में नहीं आती। तब कार्ल सारी बातों को एक्सप्लेन करता है और वो कहता है कि याया एक इन्फ्लुएंसर है। वो इन सारी चीजों को अपडेट करती है। वो खाती कुछ है मगर दिखाती कुछ और ही है। दिमित्री कहता है कि इससे क्या फायदा होता है। कार्ल बताता है कि हम पैसे बनाते हैं और हमें फ्री में बहुत सारी चीजें मिलती है। यहाँ की टिकट भी हमें फ्री में ही मिली है। तब दिमित्री अपने बारे में बताना शुरू करता है कि उसकी खाद की फैक्ट्री है। उसने 80s में शुरुआत की थी जब कोई भी खाद नहीं बना रहा था, इसीलिए आज उसकी कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी है। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं। पत्नी का नाम है क्लेमेंटीन और पति का नाम है विंस्टन। इनके सामने एक महिला बैठी है जिसका नाम है थेरीस। एक के बाद एक ये लोग सवाल पूछते रहते हैं मगर थेरीस कोई भी जवाब नहीं देती। वह अपाहिज है। तभी उसका पति आता है और कहता है कि थेरीस बोल नहीं सकती। वो इशारे करती है और मैं समझाता हूँ। शाम को कार्ल देखता है कि जिस आदमी ने अपने कपड़े उतारे थे उसे वापस भेजा जा रहा है। तब उसे अफसोस होता है क्योंकि उसने ही कंप्लेन किया था पौला से और उसके कंप्लेन के बाद उसे निकाल दिया गया। जैसे ही रात होती है दिमित्री और कार्ल एक साथ बैठे होते हैं। तब उनकी नजर पड़ती है एक अकेले आदमी पर जिसका नाम है यार। वो सारी लड़कियों को घूर रहा होता है। तब ये दोनों उसका मजाक बना करके कहते हैं कि वो अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। थोड़ी देर के बाद यार्मो लुडमिला को कहता है कि क्या वो उसकी फोटो ले सकती है। तब लुडमिला हाँ कहती है। लुडमिला के साथ यहाँ पर याया फोटो लेने के बाद वो दोनों लड़कियां कहती है कि आप हमारे साथ भी फोटो ले सकते हैं। तब यार्मो खुश हो जाता है और इनके साथ फोटो खिंचाने लगता है। फोटो खिंचाने के बाद वो इन दोनों को कहता है कि मैं तुम लोगों को रोलेक्स की घड़ियां गिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम लोग चिंता मत करो। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों लड़के गुस्सा होने लगते हैं। दिमित्री उठता है और लुडमिला को लेकर के चला जाता है मगर कार्ल ऐसा नहीं कर सकता। वो जानता है कि याया उस पर ही गुस्सा हो जाएगी। तब वो खुद ही चला जाता है अंदर और याया डांस करती रहती है यार्मो के साथ, वो भी बड़े ही अलग तरीके से। दूसरी तरफ हम पौला को देखते हैं जो जाती है कैप्टन के पास और कहती है कि आपको बाहर आना पड़ेगा डिनर के लिए। यहाँ के जितने भी गेस्ट हैं वो कैप्टन
कैप्टन के साथ डिनर करना चाहते हैं, कम से कम एक बार। कैप्टन कहता है कि मैं अभी नहीं आऊंगा, मेरा जब मन होगा तब मैं आ जाऊंगा। पॉला कहती है कि आप हर दिन आ सकते हैं लेकिन आप थर्सडे को नहीं आ सकते, उस दिन तूफान आने वाला है। तब कैप्टन कहता है कि मैं थर्सडे को ही आऊंगा, जाओ और जाकर के सबको बता दो। पॉला समझ जाती है कि कैप्टन बिल्कुल सरफिरा है। अगले दिन हम वीरा को देखते हैं नहाते हुए। उसके पास अलिसिया नाम की एक स्टाफ बैठी, उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस घटिया नौकरी को करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। वीरा कहती है कि जस्ट बिकॉज हमारे पास पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें अलग जिंदगी मिलनी चाहिए, आज तुम मेरी जिंदगी जियोगी। वो बाहर आती है और अलिसिया को कहती है कि तुम जाओ पानी के अंदर, मैं तुम्हारे स्टाफ की तरह काम कर। अलिसिया बहुत मना करती है मगर वीरा नहीं मानती और भेज देती है पानी। उसके बाद वो सबको कहती है कि जितने भी स्टाफ हैं आज वो सब स्विमिंग पे जाएंगे। पॉला बहुत कोशिश करती है कि वो इन्हें रोक सके। वो जाकर के वाइस कैप्टन से भी बात करती है मगर वो लोग कहते हैं कि ये सारे के सारे लोग पागल हैं, अगर हमने इनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तब कुछ भी हो सकता है, सारे स्टाफ्स को बुलाओ। अब सारे स्टाफ्स पानी में नहाने लगते हैं। आज इनका बहुत टाइम खराब हुआ है। जैसे ही शाम होती है कैप्टन बाहर आता है आधे नशे में। उसे देख के ऐसा लगता है कि वो किसी को भी पसंद नहीं करता। उसे अमीर लोगों से चिढ़ मचती है। डिनर की शुरुआत हो जाती है। इस बार कार्ल और याया के सामने क्लेमेंटाइन और विंस्टन बैठे हैं। वो दोनों बताते हैं कि उनका हैंड ग्रेनेड का बिजनेस है। तूफान तेज होते जा रहा है, कोई भी ठीक से खाना नहीं खा पा रहा और शिप इतनी ज्यादा हिल रही है कि लोगों को उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। एक एक करके सब अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं मगर दिमित्री और कैप्टन बात कर रहे हैं। बात करते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं एक ही कमरे जहाँ पर इंटरकॉम लगा है, यानी अगर कैप्टन वहाँ से कुछ भी बोलेगा तब वो आवाज पूरे जहाज पे सुनाई पड़े। सब अपने अपने कमरे में जा रहे हैं। सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि सबको उल्टियां हो रही है और दूसरी तरफ सारे स्टाफ उल्टियों की सफाई कर रहे हैं। अब दिमित्री और कैप्टन दोनों समाजवाद और पूंजीवाद पे भाषण देना शुरू कर देते हैं। कैप्टन सबकी ईंट से ईंट बजा देता है कि आखिर अमीर लोग क्या करते हैं, पहले वो पैसे कमाते हैं, फिर टैक्सेस की चोरी करते हैं और बाद में उन्हीं में से थोड़ा पैसा वो दान कर देते हैं और तब पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वो खुद पूरी दुनिया को डुबाते हैं और उस डूबते हुए पानी में एक महंगा सा जहाज लेते हैं और घूमने लगते हैं। इन बातों से अब कहीं ना कहीं पॉला परेशान हो रही है कि सारे गेस्ट कंप्लेन कर देंगे। वो जब इंटरकॉम का कनेक्शन काटने जाती है तब एक बड़ा सा शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे जहाज की बिजली चली जाती है। सुबह सुबह यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं और यहाँ आते ही सबसे पहले एक हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं। तब उसे क्लेमेंटाइन उठाती है और कहती है तो हमारे ब्रांड का है। तभी वो ग्रेनेड फटता है और इन दोनों की मौत हो जाती है। इस ब्लास्ट के बाद सारे के सारे लुटेरे टूट पड़ते हैं और पूरा का पूरा जहाज डूब जाता है। धीरे धीरे करके सारे लोग किनारे पे आ रहे हैं। जैसे ये सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं दिमित्री की नजर पड़ती है एक आदमी पे जिसका नाम है नेल्सन। वो उसे कहता है कि तुम कौन? नेल्सन कहता है कि मैं क्रू मेंबर, आप लोगों में से किसी ने भी मुझे देखा नहीं था क्योंकि अब तक मैं नीचे रहता था और मैं कभी भी सामने नहीं आया। यहाँ पर पॉला भी है जो अभी भी सबकी खुशामद कर रही है और सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि वो मालिक है। ये लोग एक छोटी सी बोट को बाहर निकालते हैं और उसी में सारे बैठे रहते हैं। जब रात को अजीबो गरीब आवाजें आनी शुरू होती हैं तब ये लोग जाकर के छुप जाते हैं। सुबह सुबह बाहर आने के बाद इन्हें एक बहुत बड़ी लाइफ बोट नजर आती है। सब वहाँ भागते हुए पहुँचते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं अंदर इन्हें एक स्टाफ मिलती है जिसका नाम है एबिगेल। पॉला उस पर ध्यान भी नहीं देती और उसका हालचाल भी नहीं पूछती। वो तुरंत कहती है कि अंदर जितना भी खाना और पानी है सब बाहर दो और सब आपस में खाने लगते हैं। वो एबिगेल को एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछते। तब एबिगेल जाती है समंदर के तरफ और अपने लिए मछलियां पकड़ना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो एक ऑक्टोपस को पकड़ती है और ला करके कहती है कि हमें पहले इसे साफ करना पड़ेगा, मगर किसी को भी साफ करना नहीं आता। रात होने के बाद वो ऑक्टोपस बनाती है। जैसे ही खाना तैयार होता है पॉला खाने को उठाने लगती है। तब एबिगेल कहती है कि ऐसा नहीं होगा, आधा खाना मैं अपने पास रखूंगी और आधे खाने को तुम लेकर के जाओ। पॉला कहती है कि तुम क्या बक रही हो, तुम बस एक टॉयलेट क्लीनर, हमें पहले मेहमानों को सर्व करना पड़ेगा। एबिगेल कहती है कि कौन से मेहमान, यहाँ पर अब कैप्टन मैं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कैसे खाना लाना है और खाना बनाना है। अब वही होगा जो मैं कहूँगा। अगर खाना चाहिए तो मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। सारे उसका ऑर्डर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि सबको भूख लगी है। वो आधा खाना अपने पास रखती है और आधा खाना इन्हें देती है। फिर एक नियम बनाती है कि जितने भी मर्द हैं वो बाहर सोएंगे और सारी की सारी औरतें सोएंगी लाइफ बोट के अंदर। वो औरतों को लेकर के चली जाती है। तभी यहाँ पर दिमित्री और यार्मो आते हैं। वो अपनी महंगी घड़ियां देकर के कहते हैं कि हमें भी जगह दे। तब एबिगेल जगह दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्ल और नेल्सन को। जब वो लोग बैग चेक करते हैं उन्हें अंदर नमकीन मिल जाता है। वो रात भर नमकीन खाते रहते हैं। सुबह सुबह जैसे ही दिमित्री बाहर आता है उसे अपनी पत्नी की लाश मिलती है जिसे देख करके वो रोना शुरू कर देता है, मगर अंत में वो सारी ज्वेलरी निकाल करके उसके लाश को छोड़ देता है। तभी एबिगेल बाहर आती है और कहती है कि रात को मैंने यहाँ पर नमकीन छोड़ी थी, नमकीन किसने खाई है, तुम दोनों ही बाहर थे। नेल्सन और कार्ल मना करने लगते हैं। तब वो कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, आज का खाना तुम दोनों का बंद। अब वो सब पे हुक्म चलाने लगी है। वो जैसा कहती है सारे वैसा ही करते हैं। रात में जब ये लोग मछलियां खा रहे होते हैं तब दूर से नेल्सन और कार्ल
दोनों सिर्फ खाने को घूरते हैं। तब एबिगेल देखती है कार्ल की तरफ और कार्ल भी उसके तरफ देखने लगता है। ये बात याया को पसंद नहीं आती। वो उठ के चली जाती है जंगल की तरफ। तभी एबिगेल कार्ल को कहती है कि आज तुम मेरे साथ सोओगे लाइफ बोट में, और बाकी लोगों को कहती है कि तुम लोग बाहर रहोगे। कार्ल उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सारे लोग समझ जाते हैं कि एबिगेल क्या कर रही है। अब कार्ल को जरा से खाने के लिए सोना पड़ेगा एबिगेल के साथ। उसे एक बूढ़ी महिला के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। कार्ल अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद नमकीन लेकर के आता है बाहर और याया को देता है। उसे कहता है कि मुझे बताओ मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। मुझे पता नहीं कि एक बूढ़ी औरत के साथ कैसे रहते हैं। याया बहुत ही ज्यादा निराश है, मगर वो कहती है कि कोशिश करना कि उससे दूर रहो, उसे अपने बातों में उलझाना और सुला देना। तुम लोगों के बीच कुछ भी नहीं होना चाहिए। मगर कार्ल जानता है कि एबिगेल नहीं मानेगी। वो बहुत ही होशियार औरत है। वो जाता है और रात में वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब इस पूरे आइलैंड पर ये लोग ही हैं। जब जब एबिगेल का मन होता है वो सीटी बजाती है और कार्ल भागते हुए जाता है उस लाइफ बोट में उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। लेकिन जब भी कार्ल को कुछ खाने के लिए मिलता है वो सीधा लेकर के आता है याया के पास उसे खिलाने के लिए। बाकी लोग भी शिकार करने की कोशिश करते हैं। इन्हें एक डोंकी नजर आता है जिसे ये लोग मारने जाते हैं, लेकिन एक बार में वो नहीं मरता। तब ये लोग बार बार उस पर हमला करते हैं। जैसे ही वो मरता है सारे लोग रोने लगते हैं, क्योंकि किसी को मारना इनके लिए बिल्कुल भी आम बात नहीं है। दूसरी तरफ अब सारे लोग मजाक भी मना रहे हैं कार्ल का। जब भी सीटी बजती है वो भागते हुए जाता है एबिगेल के पास। अब कार्ल भी परेशान हो गया है। वो एबिगेल को कहता है कि हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, बाहर सबको पता है कि क्या हो रहा है हमारे बीच और ये चीज बुरी है। एबिगेल कहती है कि तुम क्या बक रहे हो, मैं यहाँ पर सबके लिए खाना लाती हूँ, सब मेरी वजह से जिंदा है, तो मेरी खुशियों की कोई मोल नहीं है, तुम मुझे 2 पल की खुशी भी नहीं दे सकते। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यहाँ से चले जाओ। तब कार्ल समझ जाता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया। वो एबिगेल को कहता है कि तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम चाहती हो कि हम कपल की तरह रहें तो हम कपल की तरह रहेंगे। मैं याया से ब्रेकअप भी कर लूंगा। एबिगेल कहती है तुम्हें ब्रेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कपल के बीच में नहीं आना चाहती, जैसा चल रहा है वैसा चल। जैसे ही सुबह होती है याया आकर के दरवाजा खटखटाती है। जब कार्ल बाहर निकलता है वो उसे कहती है कि मुझे एबिगेल का बैकपैक चाहिए, मैं पहाड़ के ऊपर जाकर के देखना चाहती हूँ कि कहीं हमारे मदद के लिए मैं किसी को बुला सकूं। एबिगेल कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऊपर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये दोनों जाने लगते हैं ऊपर की तरफ। तभी हम थेरिस को देखते हैं जो अभी भी पड़ी हुई है उस लाइफ बोट में। वो चल फिर भी नहीं सकती। तभी उसके पास एक लोकल वेंडर आता है, मगर थेरिस बात नहीं कर सकती। थोड़ी देर के बाद वो इरिटेट होकर के चला जाता है। ऊपर हम देखते हैं याया और एबिगेल को। याया शुक्रिया अदा करती है उसका और कहती है कि तुमने मर्दों की सही औकात दिखाई है। बाहर की दुनिया में वो सारे हमें डोमिनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक औरत उन सबको डोमिनेट कर रही है। ये देख करके मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे ये लोग यहाँ से थोड़ी दूरी पे जाते हैं याया को एक लिफ्ट नजर आती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसे लग रहा है कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं। वो अंदर जाएगी और मदद बुलाएगी, मगर जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ जाती है एबिगेल उसे रोक देती है और कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। याया बैठ जाती है जमीन पे। एबिगेल पीछे जाती है और एक पत्थर उठा करके लाती है ताकि वो मार सके याया को। वो नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ से बाहर जाए। ऐसी जिंदगी उसने कभी नहीं जी है जब सारे लोग उसके गुलाम की तरह काम कर रहे हैं और एक जवान लड़के के साथ वो जब चाहे तब इंटीमेट हो सकती है। मगर अब वो मारती याया को। उससे पहले याया कहती है कि मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ से जाएं तब तुम मेरी असिस्टेंट बनो और हमेशा मेरे साथ रहो। इन शब्दों को सुनने के बाद एबिगेल रोने लगती है कि अब वो कैसे मारे याया को। दूसरी तरफ हम कार्ल को देखते हैं जो भागते हुए जा रहा है ढूंढने के लिए याया को। उसे पता है कि एबिगेल कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ एबिगेल धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसकी आंखों में हम गुस्से को देख पाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ से आगे की कहानी आप पर डिपेंड करती है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या एबिगेल फिर से गुलाम बन करके अपनी जिंदगी बिताना चाहेगी या उसे मजा आने लगा है दूसरों को गुलाम बना करके रखने। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।